नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल की सीरीज़ आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ या भारत का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि एक मुख्य नदी और उससे मिलकर के जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, वो जिस तंत्र का निर्माण करती हैं, उस पूरे के पूरे तंत्र को हम अपवाह तंत्र की संज्ञा देते हैं। अपवाह तंत्र में एक और शब्द आता है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है ड्रेनेज पैटर्न, कि जो मुख्य नदी है और उसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ जिस संरचना से, जिन चट्टानों से होकर के बहती हैं, तो उन चट्टानों के आधार पर जिस प्रकार के पैटर्न का, जिस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, उसे ही हम उस नदी का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। एक और शब्द आता है नदी बेसिन। तो नदी बेसिन का मतलब होता है कि मुख्य नदी और उसमें मिलने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो सारी नदियां का जो जल है वो मुख्य नदी में आकर के, जहां से आकर के मिलता है, उस पूरे के पूरे जल क्षेत्र को उस नदी का बेसिन कहा जाता है। चलिए, अगर हम बात करें भारत के अपवाह तंत्र की, तो भारत के अपवाह तंत्र को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को भी हम पुनः तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र और तीसरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो भागों में बांट करके देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अगर हम देखें, भारत का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसलिए भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं एक एक नदियों की। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले, नदियां हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी एग्जाम आप दोगे, पीएससी आप दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ से मेंस में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर भारत के अपवाह तंत्र। और उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में जो पहला अपवाह तंत्र है वो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो देखिए, जो सिंधु नदी है, भारत में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए। जो सिंधु नदी है ये एक ऐसी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है, और तिब्बत के पठार में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश करती है, तो भारत में यहाँ लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है दमचोक। क्या नाम है भाई? दमचोक। तो इस दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। दमचोक से जैसे ही भारत में प्रवेश करी, भारत में यहाँ पर लद्दाख में दो पर्वत हैं ट्रांस हिमालय के, जिसका नाम है लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होकर के ये बहती है। तो याद रखना, लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होकर के ये भारत में बहती है। और यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। इसी जोजिले दर्रे से होकर के आगे बढ़ती है, याद रहेगा। और इस सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख का एक शहर है जिसका नाम है लेह। तो वो जो जोजिला दर्रा है, वो जोजिला दर्रा लेह से श्रीनगर के लिए हमें मार्ग प्रदान करता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, तिब्बत के पठार से। वहाँ एक झील है मानसरोवर झील, दमचोक नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियाँ हैं, इनके बीच से होकर के बहती है, एक दर्रे से होकर बहती है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंधु नदी है, गिलगित से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में आने के बाद ये इधर अरब सागर में कराची होते हुए, कराची जो है इसी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर, और यहाँ अरब सागर में गिर जाती है या अरब सागर में मिल जाती है। अगर हम सिंधु नदी की बात करें, तो सिंधु नदी की जो टोटल लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर लंबाई में सिंधु नदी
फैली हुई है, लेकिन अगर हम भारत में देखें तो भारत में केवल 1114 किलोमीटर ही बहती है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में, ये जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत के उत्तर से होकर के बहती है, इसको भी आप याद रखें। क्लियर? आगे चलते हैं। ये जो सिंधु नदी है, सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। तो ऐसी सहायक नदियां जो सिंधु नदी में बाईं ओर से मिल रही हैं, लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, वो 5 मुख्य नदियां हैं। हालांकि दाईं ओर से मिलने वाली भी कुछ नदियां हैं, जैसे श्योक, गिलगित, काबुल, ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी में राइट साइड से आकर के मिलती हैं। लेकिन लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं, ये नदियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये नदियां भारत में बह रही हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। तो याद रहेगा, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब। ये जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से जहाँ से निकलती है वहाँ इसे चंद्रभागा कहा जाता है, क्योंकि 2 छोटी नदियाँ हैं जो मिलकर के चेनाब का निर्माण करती हैं। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। जब दोनों ही नदियाँ मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा। तो याद रहेगा आपको, हिमाचल में क्या कहा जाता है चेनाब नदी को? चंद्रभागा कहा जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए ये नदी जो है पाकिस्तान में चले जाती है, और पाकिस्तान में ये नदी जाकर के सिंधु में मिल जाती है। तो ये देखें, पाकिस्तान जाकर के ये किस में मिल जा रही है? सिंधु में मिल जा रही है। तो सिंधु में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी आपको याद रखना है चेनाब नदी। चलिए, अब चेनाब की ही एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं हम झेलम, और ये जो झेलम नदी है आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। तो इस शेषनाग झील से उद्गम होता है झेलम नदी का, और ये झेलम नदी आगे पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिल जाती है। तो याद रहेगा, झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित शेषनाग झील से, या उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पीर के झांसे में। ठीक है, पीर के झांसे में। तो पीर से पीर पंजाल और झांसे में तो झेलम। ठीक है, तो पीर पंजाल से उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगली जो सहायक नदी है उसका नाम है रावी नदी। अब ये देखो, रावी नदी, आपने रोहतांग दर्रे का नाम सुना होगा। कहाँ पर है भाई रोहतांग दर्रा? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इस नदी का उद्गम होता है। हिमाचल के बाद पंजाब होते हुए ये नदी पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिल जाती है। क्लियर? तो रावी किसकी सहायक नदी है? तो रावी भी चेनाब की सहायक नदी है। इसके बाद एक और बड़ी नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। और ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये जो सतलज नदी है, तिब्बत के पठार में एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। तो राकसताल झील से निकलकर भारत होते हुए ये पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बहावलपुर। और बहावलपुर में ये किस नदी से मिल जाएगी? चेनाब नदी से मिल जाती है। तो सतलज किसकी सहायक नदी? चेनाब की सहायक नदी। क्लियर? और चेनाब हमने देखा था किस में मिल जाती है? सिंधु में। तो चेनाब सिंधु में कहाँ मिलती है? तो चेनाब सिंधु में जो मिलती है उस जगह का नाम है पठानकोट। क्या नाम है भाई? पठानकोट। तो ये जो जगह है जहाँ पर चेनाब सिंधु में मिल रही थी उसका नाम है पठानकोट, और जहाँ सतलज नदी चेनाब में मिल रही है उसका नाम है बहावलपुर। तो इसको याद रखिएगा आप। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु में सबसे दक्षिण से मिलने वाली उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रहेगा आपको, कौन सी नदी है? सतलज नदी है। एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि जो सिंधु नदी है कितने देशों में बहती है?
तो सिंधु नदी भी 3 देशों में बह रही है और सतलज भी 3 देशों में बह रही है। तो सिंधु और सतलज देख लें, चीन में भी बह रही है, भारत में भी बह रही है और इधर पाकिस्तान में भी बह रही है। तो 3 देशों में बहने वाली 2 नदी देख ली हमने। चलिए, इसके अलावा सतलज की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। और ये जो व्यास नदी है इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से ही होता है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, वहीं से ये व्यास नदी निकलती है और आगे आकर के यहाँ पर एक जगह है पंजाब में जिसका नाम है कपूरथला। क्या नाम है भाई? कपूरथला। तो कपूरथला के पास आकर के व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी का संगम सतलज में जहां पर होता है वहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। कौन सा बांध बनाया गया है? हरिके बैराज डैम बनाया गया है और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है जो राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र को सिंचित करती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो याद रहेगा आपको। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? व्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको। तो ये थी सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम सिंधु की बात करें तो सिंधु के बारे में एक बात आपको मैं बता देता हूं। सिंधु नदी जो है, हमने देखा सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो भारत में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। तो सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत लंबे समय से बना हुआ था। 1960 में 1960 में सिंधु जल विवाद के तहत सिंधु के जल को बांट लिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो सिंधु झेलम चिनाब है इसका जो जल है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, जबकि रावी, व्यास और सतलज इसके जल का इस्तेमाल भारत करता है। क्लियर? तो याद रहेगा सिंधु जल विवाद में कब की गई? 1960 में की गई, 1960 में। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी अपोहा तंत्र के बाद भारत का जो दूसरा अपोहा तंत्र है उसका नाम है गंगा नदी अपोहा तंत्र। तो हम देख लेते हैं गंगा नदी अपोहा तंत्र को। और ये जो गंगा नदी अपोहा तंत्र है, अगर हम इसको देखें तो जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको पता होना चाहिए गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, या इसको हम गंगोत्री हिमनद कहते हैं। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है और ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिल जाती है। तो जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसको आप याद रखिएगा। कुल लंबाई कितनी गंगा की? 2525 किलोमीटर है। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अगर हम गंगा नदी का अपोहा तंत्र देखें तो गंगा नदी में बहुत सी नदियां आकर के मिलती हैं। गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। और ये जो यमुना नदी है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1385 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई 1385 किलोमीटर है। और एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। याद रहेगा आपको। कौन सी नदी? यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। और ये यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से होता है। क्लियर? तो जो गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी, और इसी यमुना नदी में आकर के फिर बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं जिसका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये सारी जो नदियां हैं वो यमुना की ही सहायक नदियां हैं। और यमुना गंगा नदी में प्रयागराज के निकट आकर के मिल जाती है। क्लियर? अगर आपसे प्रश्न पूछा गया गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ बहती है, सबसे ज़्यादा कहाँ दूरी तय करती है, किस राज्य में करती है, तो वो यूपी में करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है। गंगा के तट पर जो सबसे बड़ा शहर स्थित है उसका नाम है कानपुर। तो याद रहेगा आपको, कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है जो सबसे बड़ा शहर है। चलिए अब ये देखें, गंगा के अफवाह तंत्र को बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक
गंगा अफवाह तंत्र का एक चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लें कि गंगा नदी में मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है गंगा में किस दिशा से कौन सी नदी आकर के मिलती है। तो देखिए गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकली। अच्छा, ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। तो याद रखिएगा गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित है उत्तराखंड में, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। और ये जो गंगोत्री जो हिमनद है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये लगभग इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, इसको भी आप याद रखें। यहीं से गंगा नदी का उद्गम हुआ, ये गंगा नदी निकल के आ रही हैं। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब इस तरीके से बहती है तो कुछ नदियाँ दाईं ओर से और कुछ नदियाँ बाईं ओर से इसमें मिल जाती हैं। तो इधर से मिलने वाली नदियाँ क्या कहलाएंगी? दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कहलाएंगी, ये राइट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। नीचे से जो नदियाँ मिल रही हैं वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि अरे भाई नदी के बहने की दिशा ये है ना, तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? ये लेफ्ट साइड हो गया, और ये नीचे से जो है ये राइट साइड हो गया ना। चलो, तो ये बाएं साइड, बाएं ओर से मिलने वाली नदियां हो गई, और ये दाईं ओर से। तो देख लेते हैं बाईं ओर से या लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां गंगा नदी में मिल रही हैं। तो गंगा में लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो सबसे पहली नदी है उसका नाम है रामगंगा। तो याद रहेगा आपको, सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है उसमें? रामगंगा, है ना। इसके बाद एक और नदी मिलती है उसके बाद, जिसका नाम है गोमती नदी। अच्छा, गोमती नदी के बारे में कहा जाता है ये गंगा में मिलने वाली एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। तो गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? मैदानी क्षेत्र से होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैदानों में भी उत्तर प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है फूलर झील, है ना। झीलें मैंने आपको बताई थी, झील के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं झीलों को। बहुत अच्छे से मैंने सारी झीलों को एक्सप्लेन किया है। तो फूलर झील कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में। इसी फूलर झील से किस नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है। और ये गोमती नदी के तट पर ही आपको पता होना चाहिए लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो बसा हुआ है। उसके बाद इसी बाईं ओर से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है घाघरा। इस घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहेगा घाघरा नदी, सरयू नदी। उसके बाद गंडक नदी, और यहीं पर एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। एक और नदी है जिसका नाम है बागमती नदी, ये नेपाल से होकर के आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद नेपाल से ही होकर के एक नदी आती है जिसका नाम है कोशी नदी। कोशी नदी नेपाल से होकर के आती है और गंगा में मिलती है, मैदानी क्षेत्र में बहती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के कारण पूरे भारत में, पूरे बिहार में कुख्यात है। आपको पता होना चाहिए, मार्ग परिवर्तित करती है, इस वजह से ये बड़ी मात्रा में बाढ़ लेकर के आती है। तो जब बाढ़ लेकर के आती है, इस वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं भाई? कोसी नदी को कहते हैं। और जो बिहार का जो कटिहार जिला है उसके पास आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर? उसके बाद एक और नदी मिलती है गंगा में बाईं ओर से, जिसका नाम है महानंदा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली या गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी नदी है? महानंदा नदी है। इसके बीच में ऐसा नहीं कि केवल इतनी ही नदियां मिल रही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, लेकिन ये जो नदियां हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया किस ओर से मिलने वाली नदियां। तो गंगा में मिलने वाली, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां देखी। अब हम देख लेते हैं गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो दाईं ओर से जो नदी आकर के मिलती है उसका नाम है यमुना नदी। हमने देख लिया ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। और किस ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर में एक चोटी है, सॉरी एक पहाड़ी है जिसका नाम है बंदरपूछ। तो बंदरपूछ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का, आप याद रखें। और चूंकि मैंने आपको बताया गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है, ठीक है। तो प्रयागराज के पास आकर के ये गंगा में मिल जाती है। अच्छा, ये यमुना नदी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो यमुना नदी है, चलिए अभी आगे देख लेते हैं। तो एक तो यमुना नदी हो गई, दूसरी नदी है टोंस नदी। और ये जो टोंस नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है?
तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है टोंस नदी, जो आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है सोन नदी, और ये जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार में पटना के पास जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। टोंस भी गंगा की सहायक नदी है, और यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, जो किस ओर से आकर के मिलती हैं? दाईं ओर से या राइट साइड से आकर के मिलती हैं। क्लियर? तो ये थी गंगा नदी। अब गंगा जो नदी है, गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर, बहुत सारे नगर आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े शहर जो हैं गंगा के तट पर बसे हुए हैं। तो ये तो हमने देखा गंगा की सहायक नदियां जो दाईं और बाईं ओर से आकर के मिल रही हैं। लेकिन एक चीज, गंगा नदी जहां से निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड में जहां से गंगा नदी निकलती है वहां इसे गंगा नहीं कहा जाता, बल्कि वहां इसे भागीरथी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो गंगा को क्या कहा जाता है जब उसका उद्गम होता है? तो भागीरथी कहा जाता है। और देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग में जब उस नदी में आकर के, जब भागीरथी में आकर के अलकनंदा मिलती है, भागीरथी में किसका मिलन होता है? अलकनंदा का, तो उसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा, है ना, अक्सर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप समझ लें। तो उत्तराखंड में दो ग्लेशियर हैं, एक तो गंगोत्री है और एक सतोपथ हिमानी है। तो गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। देखिए इधर, गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी निकल रही है। और ये जो भागीरथी नदी है कहाँ तक जाती है? ये देवप्रयाग तक जाती है। क्लियर? तो याद रहेगा आपको, गंगोत्री हिमनद से लेकर के देवप्रयाग तक गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में ही एक और हिमानी है, ग्लेशियर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सतोपथ ग्लेशियर कहते हैं या सतोपथ हिमानी कहते हैं। यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है भाई? अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ हिमानी से हो रहा है। ये सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकली। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। इसी नदी पर एक शहर स्थित है, एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है बद्रीनाथ। तो याद रहेगा आपको, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, इसके आगे बढ़ने के साथ फिर एक और नगर मिलता है उत्तराखंड में जिसका नाम है विष्णुप्रयाग। कौन सा नगर मिला? विष्णुप्रयाग। और इसी विष्णुप्रयाग में आकर के एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। तो याद रहेगा, धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। फिर विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ी तो फिर एक और शहर मिलता है जिसका नाम है कर्णप्रयाग, और इस कर्णप्रयाग में आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। तो याद रहेगा। और यही नदी, मतलब अलकनंदा जब आगे बढ़ी तो आगे बढ़कर के फिर एक और शहर मिलता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आकर के एक लंबी, एक बड़ी नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी किसकी सहायक नदी हुई भाई? अलकनंदा की सहायक नदी। और इसी मंदाकिनी नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल है, धार्मिक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है केदारनाथ। तो याद रहेगा, बद्रीनाथ किसके तट पर देखा था? अलकनंदा के। और केदारनाथ किसके तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे गए हैं। ये जो मंदाकिनी नदी है ये आगे जाकर के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, मतलब अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी। और ये अलकनंदा फिर रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ती है तो फिर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के आपस में मिलने से इसका नाम हो जाता है गंगा। ये गंगा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद फिर इसको एक और शहर मिलता है जिसका नाम है हरिद्वार। क्या मिलता है? हरिद्वार। और हरिद्वार आकर के वहाँ पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये जो विष्णुप्रयाग है ना, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा के साथ साथ इसकी एक और बहन है, वो भी आकर के मिलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। तो याद रहेगा आपको, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है तो याद रखना, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों का मिलन कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में होता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई
ये उत्तराखंड की स्थिति है, जहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं मतलब जो अलकनंदा में आकर के मिलती हैं और भागीरथी, दोनों का मिलन जो देवप्रयाग तक होता है, तो उसको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। क्लियर हो गई ये चीज़ें आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था पूरा का पूरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत में तीसरा जो बड़ा अपवाह तंत्र है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत के पठार से निकल रही है भाई। ये देखो, ये है तिब्बत का पठार है, चीन में है, यहीं से नदी का उद्गम हो रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का। यह ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तिब्बत के पठार से निकलती है और यहाँ पर एक पर्वत है तिब्बत में, तिब्बत और अरुणाचल के बीच में। अच्छा एक मिनट, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत के पठार में किस झील से निकलती है? तो ये भी राकसताल झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? राकसताल झील। और एक्चुअली में जो राकसताल झील है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमो युंगडुंग। क्या नाम है? चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो तिब्बत के पठार में स्थित राकसतार झील, और राकसतार झील पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी राकसताल झील से निकली और ये भारत आई, लेकिन भारत में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। और ये जो नामचा बरवा है ये कुछ और नहीं बल्कि हमने देखा था जो महान हिमालय है, महान हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। तो नामचा बरवा के पास से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो असम और मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नदियाँ दिहांग लोहित जो नदियाँ हैं वो आकर के यहाँ पर अपोजिट दिशा से आकर के इसमें मिलती हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम और मेघालय की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और आगे जाकर के फिर ये बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी तो एक है लेकिन इसके नाम बहुत सारे हैं। अलग अलग जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देख लें कहाँ कहाँ किस नाम से इसको हम जानते हैं। तो जब ये तिब्बत के पठार से निकलती है तो यहाँ तिब्बत के पठार में इसको सांगपो कहा जाता है। क्या बोला जाता है तिब्बत के पठार में? तो ये लिख दे रहा हूं मैं, तिब्बत के पठार में इस नदी को सांगपो कहा गया, सांगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका एक नाम दिया जाता है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोल देते हैं। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, असम में आती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। और असम के बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को एक नाम दिया जाता है और वो है जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है? जमुना होता है। और जमुना का मिलन किस में होता है? गंगा में होता है। लेकिन बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा नहीं कहा जाता, बल्कि बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। तो बांग्लादेश में बोला है भाई पद्मा, लिख देते हैं आप पद्मा। तो पद्मा और जमुना का मिलन कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है। और जब पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो याद रहेगा आपको। तो मेघना कैसे बनी? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के बांग्लादेश में मिलने से उसका नाम क्या हुआ? मेघना हुआ। या जमुना और पद्मा के मिलने से इसका नाम क्या हो गया? मेघना। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो सुंदरवन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी कितने देशों में बह रही है भाई? तो सिंधु और सतलज की तरह ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देशों से होकर के बह रही है। कितने देशों से बह रही है? 3 देशों से। और ये 3 देश कौन कौन से हैं बताएं जरा। तो एक तो देख लिया हमने कौन सा देश जहाँ से निकल रही है, चीन। दूसरा हो गया भारत, और तीसरा हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो 3 देशों से होकर बहने वाली एक बड़ी नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का अगर हम अपवाह तंत्र देखें, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां देखें तो बहुत सारी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी 2 सहायक नदियां जो अपोजिट दिशा में जाकर के इससे मिलती हैं, उसका नाम है दिबांग और लोहित नदी। कौन सी नदी? दिबांग और लोहित नदी। उसके मिलने के बाद ही इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं। जैसे इसकी एक सहायक नदी है सुबनसिरी, एक का नाम है धनसिरी, एक का नाम है कपोली, एक का नाम है मानस, और एक का नाम है पगलादिया। क्या नाम है?
पगला दिया, हाँ पगला दिया, ये भी एक सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की, तो याद रहेगा आपको। चलिए अच्छा, हमारे मणिपुर से भी एक नदी निकलती है, मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। और ये जो बराक नदी है आगे जाकर के बांग्लादेश में मेघना से मिल जाती है। तो बराक किसकी सहायक नदी है? मेघना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लिख लिया आपने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, कपोली और मानस। और एक और नदी याद रखें, पगला दिया। तो पगला दिया ये भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जैसे ही ये असम में आती है तो असम में ये गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, जिसकी वजह से, गुम्फित जलमार्ग बनाने की वजह से असम में एक नदी द्वीप का निर्माण हुआ है जिसको हम माजुली द्वीप कहते हैं। और ये जो माजुली द्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो याद रहेगा माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। ठीक है, चलिए तो ये देख लिया हमने भाई उत्तर भारत के नदी अपवाह तंत्र, जिसमें 3 अपवाह तंत्र की बात की हमने, सिंधु अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र। अब हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ऐसी नदियां जो भले ही उत्तर से निकल रही हों लेकिन कहाँ करके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी नदियां हैं, वैसे तो भारत में ही बहुत सारी नदियां हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य मुख्य नदियों की बात करेंगे, हम उन नदियों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको एक नदी बताई थी, यमुना नदी, देखा था हमने यमुना। और ये जो यमुना है, यमुना की कुछ सहायक नदियां, यमुना के बारे में तो हमने देख लिया था, है ना। अच्छा, यमुना को और किस नाम से जाना जाता है? यमुना को और किस नाम से जाना जाता है? यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहेगा आपको, किस नदी को कहा जाता है कालिंदी? यमुना नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी में कुछ नदियां आकर के मिल रही थी, जैसे चंबल नदी मिल रही थी, सिंध मिल रही थी, बेतवा मिल रही थी, केन नदियां मिल रही थी। और ये जो सारी की सारी नदियां हैं जो यमुना में मिल रही हैं, इन सबका उद्गम कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश से हो रहा है। अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के मऊ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव पहाड़ी, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाती है और राजस्थान से बहुत तीव्र वेग से पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, क्योंकि वहाँ पर ढाल ज़्यादा है। और जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, श्योपुर जिले में ये प्रवेश करती है दोबारा, वहाँ पर इसने बड़ी मात्रा में तली अपर्दन किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर विशाल बीहड़ों का निर्माण हुआ है। और ये जो बीहड़ हैं ये अवनलिका अपर्दन के उदाहरण हैं। तो बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। तो इसने केवल मध्य प्रदेश में बीहड़ नहीं बनाई है, इसने मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी विशाल बीहड़ों का निर्माण किया हुआ है। क्लियर? तो चंबल नदी जो है वो यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में। दूसरी नदी है सिंध नदी। इस सिंध नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ से उद्गम होता है इसका, सिंध का? तो ये विदिशा से निकलती है और ये विदिशा से होते हुए ये दतिया, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर के दतिया होते हुए ये उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो सिंध भी किसकी सहायक नदी है भाई? यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। तो रायसेन से निकलती है और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड होते हुए, आपने सांची सुना होगा, सांची जो शहर है, सांची के जो स्तूप हैं वो इसी नदी के तट पर हैं। ओरछा जो है वो भी बेतवा नदी के तट पर है। तो ये बुंदेलखंड होते हुए आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की एक और नदी है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी विस्तार है, पूर्वी पर्वत है जिसका नाम है कैमूर पर्वत, उस कैमूर पर्वत से इस केन नदी का उद्गम होता है। कटनी से ये नदी निकलती है और आगे जाकर के ये जो केन नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर? तो ये कुछ छोटी नदियां हैं जिनको आप याद रखें। इसके अलावा आप देखें
यहीं पर झारखंड में एक छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से भी कुछ नदियों का उद्गम होता है। छोटे नागपुर के पठार से एक बड़ी नदी जिसका उद्गम होता है, इसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी याद रहेगी कहाँ से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, मतलब झारखंड से निकलती है। झारखंड से पूर्व की ओर आगे बढ़ती है, पूर्व में एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में बहते हुई आगे जाकर के एक गंगा की एक शाखा है, गंगा की एक शाखा जिसका नाम है हुगली नदी। आपको पता होना चाहिए ये जो हुगली नदी है ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कोलकाता महानगर है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है, और ये जो हुगली नदी है ये कुछ और नहीं, गंगा की एक शाखा है, और इसी गंगा की शाखा में मतलब हुगली में आकर के दामोदर नदी मिल जाती है। तो दामोदर नदी का मिलन कहाँ होता है? हुगली में होता है। याद रखना, दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में आकर के नहीं गिरती है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार में एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, मतलब इसने भ्रंश का निर्माण किया हुआ है और उस भ्रंश से होकर के बहती है। तो याद रखें, केवल नर्मदा और ताप्ती नदी ही भ्रंश से होकर के नहीं बहती, बल्कि दामोदर नदी भी एक भ्रंश से होकर के बहती है। और एक फैक्ट याद रखना दामोदर नदी के बारे में, वो ये, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना ही थी, जिसे अमेरिका की मिसिसिपी की सहायक नदी जिसका नाम था टेनेसी की तर्ज पर भारत में 1948 में इस परियोजना का निर्माण किया गया था। क्योंकि ये नदी भी और इससे में जो छोटी छोटी नदियां जो आकर के मिलती थी उसकी वजह से बड़ी जलराशि हो जाती थी, और बंगाल में ये नदी खूब आतंक मचाती थी, मतलब खूब बाढ़ लेकर के आती थी। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने देखा था बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहा गया? दामोदर नदी को कहा जाता है। क्लियर हुई? इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है, इसलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल की भी संज्ञा दी गई है। तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी गई है भाई? दामोदर नदी। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मध्य प्रदेश से ही एक नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है नर्मदा। ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और जो अमरकंटक है ये अनूपपुर जिले में है, और जो अनूपपुर जिले में अमरकंटक है वहाँ वो जो जिस तहसील में उसका नाम है पुष्पराजगढ़ तहसील। तो अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से एक विशाल नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है नर्मदा। तो पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश से होकर के महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में जाकर के यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में आकर के नर्मदा मिल जाती है, लेकिन मिलने से पहले ये नदी एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है खदियावेट द्वीप। तो याद रहेगा, खदियावेट द्वीप का निर्माण किस नदी ने किया? नर्मदा नदी ने। ये जो नर्मदा नदी है आपको पता होना चाहिए, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्या होता है? जब ये नदियां अरब सागर में जैसी ही गिरती हैं तो गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ढाल है वो बहुत तीव्र है, तीव्र होने की वजह से जिस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो याद रहेगा, एस्चुरी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी नदियां हैं, चाहे वो ब्राह्मणी हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारी की सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है? नदियां जब समुद्र में गिरने से पहले अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को अपने मुहानों पर जमा कर देती हैं, तो उसी क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। क्लियर हुई चीज आपको? तो एस्चुरी और डेल्टा में फर्क समझ में आया? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाएंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करेंगी। चलिए, तो ये देख ली हमने नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी पर भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिसकी चर्चा हम
अगले वीडियो में करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, उसको आप ज़रूर देखिएगा। एक और नदी है जो मध्य प्रदेश में उसी नदी के समानांतर बह रही है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, और ताप्ती नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र में एक पर्वत है जिसका नाम है अजंता। तो अजंता की पहाड़ी कहा जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत और अजंता की पहाड़ी के बीच से होकर के एक नदी बहती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी बैतूल में एक तहसील है जिसका नाम है मुल्ताई, इसे मुल्ताई का पठार भी कहा जाता है। इस मुल्ताई के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी भी मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और गिरते समय ये भी एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है अलियावेट द्वीप। तो नर्मदा ने बनाई खदियावेट और ताप्ती ने बनाई अलियावेट द्वीप। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो नर्मदा ताप्ती दोनों ही नदियां कहाँ गिर रही हैं? खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, नर्मदा के बाद पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। ये दोनों नदियों के बारे में कहा जाता है। नर्मदा के बारे में कहा जाता है नदियां पहले कभी उत्तर की ओर बहा करती थीं, लेकिन जब भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, दरार घाटी का निर्माण हुआ, तो ढाल किधर बन गया? पश्चिम की ओर बन गया। इसलिए नदियां दरार घाटी से होते हुए, रिफ्ट वैली से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। क्लियर? तो यहीं पर एक और नदी देखते हैं हम जिसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। तो देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? तो विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वत में एक जिला स्थित है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है धार। तो धार जिले से ये माही नदी निकलती है, और ये निकलकर मंदसौर, रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जाकर के फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और पुनः ये कहाँ जाती है? गुजरात में आ जाती है। तो मध्य प्रदेश से निकली, राजस्थान गई, राजस्थान के बाद मुड़कर कहाँ गई? गुजरात, और गुजरात में भी नीचे आकर के कहाँ? खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो याद रहेगा आपको, माही नदी 3 राज्यों में बह रही है। अच्छा, माही नदी के बारे में एक फैक्ट आप याद रखें। ये देखिए, नीचे से उत्तर की ओर गई और उत्तर से फिर नीचे आई। आपको पता होना चाहिए यहीं से होकर के कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी कहलाती है। एक बार नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई। तो 2 बार काटती है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता है, खून नहीं निकलता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 3 नदियां देख ली हमने, नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पश्चिम में ही यहाँ पर राजस्थान में एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है अरावली पर्वत। ये जो अरावली पर्वत है, ये भी जल विभाजक का कार्य करता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो जल विभाजक का कार्य करते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे होते हैं। तो पश्चिम से और पूर्व से नदियाँ जो हैं विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, तो उसे ही हम पर्वतीय क्षेत्र को ही जल विभाजक कहते हैं। तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पूर्व से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और ये जो बनास नदी है, यह आगे जाकर के राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। याद रहेगा आपको। तो एक बनास नदी जो अरावली पर्वत से निकलती है, और आपको एक और बात बता दूं, एक और बनास नदी है जो मैंने अभी आपको बताई थी, गंगा की सहायक नदी जिसका नाम था सोन। गंगा की सहायक सोन को देखा था? अरे ये है सोन। तो ये सोन में आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है? तो याद रहेगा भाई, भूलोगे तो नहीं। तो एक सोन की भी सहायक नदी है बनास, और एक अरावली से निकलने वाली चंबल की सहायक नदी है बनास, जो राजस्थान में बहती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में बहती है। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के से निकलकर पश्चिम में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। और आपको पता होना चाहिए, ये जो लूनी नदी है, ये आगे जाकर के राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि ये विलुप्त हो जाती है। तो याद रहेगा आपको लूनी नदी। बोले भाई, कहाँ से निकल रही है लूनी?
तो लूनी नदी निकल रही है अरावली पर्वत से और ये बह रही है पश्चिम में, और पश्चिम में बहते हुए ये कहाँ चले गई, सॉरी मरुस्थल में नहीं, ये मरुस्थल में लुप्त नहीं होती है, मरुस्थल से आगे बढ़ती है और ये कच्छ में आकर के, कच्छ की खाड़ी में आकर के मिल जाती है ना। तो इसको करेक्ट कर लेना, कच्छ की खाड़ी में आकर के मिलती है कौन सी नदी, लूनी नदी। ये आगे बढ़ी और इधर आकर के कच्छ में आकर के, कच्छ का जो दलदली क्षेत्र होता है उसमें मिल जाती है। क्लियर। इसी लूनी नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है अजमेर। तो अजमेर किस नदी के तट पर बसा है, लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो और भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर रही हैं उसे भी हम देख लेते हैं। अच्छा, पश्चिम में बहने वाली दो बड़ी नदियां देख ली हमने, नर्मदा ताप्ती, हाँ, और एक नदी देख ली हमने माही नदी, और एक और नदी बहती है गुजरात में जिसका नाम है साबरमती नदी। तो याद रहेगा आपको। तो सबसे लंबी नर्मदा, फिर नर्मदा के बाद ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी। इसके अलावा फिर जितनी भी नदियां हैं जो पश्चिम में बहती हैं वो छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। और जो छोटी छोटी नदियां हैं इन सबका उद्गम कहाँ से होगा भाई, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से होगा, और पश्चिमी घाट से निकलकर ये पश्चिम में जाकर के कहाँ मिल जाएंगी, ये अरब सागर में मिल जाएंगी। ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। कुछ नदियों के बस मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती के अलावा एक तो हमने देखा यहाँ पर गुजरात में आपको मिलेगी जो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में बहती है, उसका नाम है सतरंजी नदी। कौन सी नदी, सतरंजी। तो याद रहेगा आपको, गुजरात से निकलकर अरब सागर में गिर रही है सतरंजी नदी। गोवा में दो नदी बहती हैं जिसका नाम है मांडवी नदी और जुआरी नदी। तो मांडवी नदी और जुआरी नदी। तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारमा गोवा बंदरगाह। ये किस नदी के ज्वारनद मुख पर है, ज्वारी नदी का, है ना। और जो गोवा की राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखें। कर्नाटक से भी कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे शरावती नदी का नाम सुना होगा। शरावती नदी कर्नाटक से निकलकर किधर आ जाती है, अरब सागर में जाती है। छोटी सी नदियां हैं। इसी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जोगिया गरसुप्पा, या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गंगावेली नदी है, ये भी कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है नेत्रवती। ठीक है, तो कर्नाटक से जो नदी निकल रही है गंगावेली, नेत्रवती, शरावती, और एक और नदी है काली नदी। इसके अलावा कुछ केरल से नदियां निकलकर अरब सागर में गिरती हैं, छोटी नदियां हैं। तो इसका नाम है भरतपुजा। याद रखना, केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भरतपुजा। इसके अलावा हमने पेरियार अभ्यारण्य देखा था, पेरियार झील भी देखी थी, उसके नाम पर नदी भी है, तो एक पेरियार नदी भी है। तो अलपपुजा नदी, पेरियार नदी कहाँ बहती हैं, ये केरल में बहती हैं। और केरल मालाबार तट से निकल कर किधर गिरती हैं, ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। याद रहेगा। चलिए, तो ये तो देख लिया हमने पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में बहने वाली नदी और अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो नदी, ऐसी लंबी नदियाँ जो आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जिसमें देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गोदावरी नदी की। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी नदी से पहले यहाँ पर दो नदियाँ और हैं। कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी। ये जो ब्राह्मणी नदी है ये भी छोटे नागपुर के पठार के दक्षिण से होकर के निकलती है ब्राह्मणी। तो वहाँ से निकलकर ये उड़ीसा होते हुए इधर आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो याद रहेगा आपको, ब्राह्मणी। इसी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा शहर है उड़ीसा का जिसका नाम है राउरकेला। कौन सा शहर, राउरकेला। आपने राउरकेला लौह इस्पात उद्योग का नाम सुना होगा, है ना। तो ये जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है या जो राउरकेला शहर है वो किस नदी के तट पर है, ब्राह्मणी नदी पर है। इसके अलावा एक और नदी है महानदी, और ये जो महानदी है ये भी छोटे नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। मतलब ये जो महानदी है कहाँ से निकलती है, ये निकलती छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है धमतरी जिला, और धमतरी जिले में एक पहाड़ी है तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो धमतरी जिले से महानदी का उद्गम होता है, और ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ होते हुए ये उड़ीसा में बहती है,
और उड़ीसा में ये काफ़ी बाढ़ लेकर के आती है, इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। इसी महानदी पर उड़ीसा में एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसका नाम है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और ये जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर है, ये भी आप याद रखें। और ये आगे जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? तो दो स्टेट में बह रही है महानदी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, धमतरी से निकल रही है, बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। उसके बाद दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, जो महानदी है, महानदी के बारे में, महानदी की कुछ सहायक नदियां भी है ना। तो इसकी शिवनाथ नदी है ना, एब है, मंड है, हसदो है, तेल है। ठीक है, तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है जो शिवनाथ नदी है वो छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित करने वाली नदी है। अब देखते हैं, हम आ जाइए गोदावरी नदी। तो जैसा मैंने आपको बताया, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। तो आप पहले तो याद रखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। ये जो गोदावरी नदी है, इसका जो उद्गम होता है ये नासिक के पास से होता है। कहाँ से निकलती है? नासिक के पास पश्चिमी घाट से इस गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये गोदावरी नदी कई सारे राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र के बाद ये जाएगी तेलंगाना, तेलंगाना की उत्तरी सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के, आंध्र प्रदेश के उत्तर में ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदावरी नदी का सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र कहाँ पर है, कहाँ बनाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है गोदावरी नदी? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बहती है, आप इसको याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी आपको लंबाई भी पता होना चाहिए। तो कितनी लंबाई है गोदावरी नदी की? तो आप याद रखें, गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भाई? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। क्लियर? अब गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र की हम बात करें तो गोदावरी नदी में बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। ये इस दिशा में बह रही है गोदावरी नदी, तो कुछ जो नदियां हैं वो बाईं ओर से भी आकर के मिलती हैं, लेफ्ट साइड से, और कुछ नदियां दाईं ओर से भी आकर के मिलती हैं। तो बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं आप लिख सकते हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं, इसमें प्राणहिता है, पूर्णा नदी है, पैन गंगा नदी है और बैन गंगा नदी है। सुना होगा आपने बैन गंगा, है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में बहने वाली नदी, जो आगे जाकर के बैतूल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा। तो बैन गंगा और वर्धा दोनों आपस में मिल जाती हैं, इनका नाम हो जाता है प्राणहिता, और ये प्राणहिता आगे जाकर के गोदावरी में मिल जाती है महाराष्ट्र में। आ गई बात समझ में आपको? तो वर्धा किसकी सहायक नदी? गोदावरी की। बैन गंगा किसकी सहायक नदी? तो गोदावरी की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो पठार है वहां से होकर के एक नदी आती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। तो जो इंद्रावती नदी है वो भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। सुना होगा आपने इंद्रावती नदी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत के न्यागरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो गोदावरी नदी है इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है मजीरा नदी। ठीक, और ये जो मजीरा नदी है ये हैदराबाद के निकट ही गोदावरी नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये कुछ नाम याद रखें आप जो गोदावरी की सहायक नदी है। क्लियर? तो लंबाई कितनी? 1465। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, और हमने देख ही लिया किस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, तो तेलंगाना के पठार की उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी है गोदावरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के बाद जो अगली नदी है उसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। कृष्णा नदी को प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बोला जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। आप याद रखें कितनी लंबाई है? लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में एक पर्वत है जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से कृष्णा नदी का उद्गम होता है।
ये जो कृष्णा नदी है आगे बढ़ती है, और अभी मैंने आपको बताया था तेलंगाना का पठार, तो तेलंगाना के पठार की दक्षिणी सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो तेलंगाना के पठार और तेलंगाना के पठार के नीचे एक पठार है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है रॉयल सीमा का पठार। तो याद रखना, तेलंगाना और रॉयल सीमा के पठार के मध्य से होकर बहने वाली नदी है कृष्णा नदी, आगे जाती है आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो निकल कहाँ से रही है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से। मिल कहाँ रही है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जा रही है। किन दो पर्वतों के बीच बह रही है? किन दो पठारों के बीच बह रही है? तो तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा के पठार के बीच से होकर के ये कृष्णा नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी भी अगर हम कृष्णा नदी का प्रवाह तंत्र देखें तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियां लिख सकते हैं आप, जैसे इसमें एक दो नदियां मिलती हैं जिनके नाम में गंगा लगता है, पंचगंगा और दूध गंगा। सुना होगा आपने, पंचगंगा नदी, दूध गंगा नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी। तो पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है भीमा नदी, और एक और नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तो ये कर्नाटक के उत्तर से आकर के इसमें मिलती है तुंगभद्रा नदी। तो याद रखना, इस पर तुंगभद्रा परियोजना भी चल रही है, याद रहेगा। तुंगभद्रा ये भी इसकी सहायक नदी है। एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था क्वेश्चन, तुंगभद्रा परियोजना कितने राज्यों के बीच है, किन राज्यों की परियोजना है। इसके अलावा इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है मूसी नदी, और आपको पता होना चाहिए इसी मूसी नदी के तट पर एक महानगर स्थित है जिसका नाम है हैदराबाद। क्लियर? तो मूसी किसकी सहायक नदी हुई? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए तो याद रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी, और इस कृष्णा नदी की जो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है? तो याद रखें ये भी सबसे ज़्यादा गोदावरी की तरह महाराष्ट्र राज्य में ही बहने वाली नदी है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद फिर कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा और आंध्र प्रदेश में बहती है। और इसकी सहायक नदियां मैंने आपको बता दी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। अच्छा, और एक और सहायक नदी है इसकी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोयना नदी। कौन सी नदी? कोयना। कोयना 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 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोयना नदी को महाराष्ट्र की लाइफ लाइन कहा जाता है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी कोयना नदी के तट पर औरंगाबाद स्थित है। इसी कोयना नदी के तट पर बीवी का मकबरा स्थित है जो औरंगाबाद में है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो कोयना किसकी सहायक नदी हुई? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, और मूसी जिसके तट पर हैदराबाद बसा है ये भी कृष्णा की ही सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी नदी है उसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है भाई? कावेरी नदी। और आपको मैं बता दूं, ये जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी को राइस बाउल ऑफ साउथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ कहा जाता है। अब याद रखें, जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक से होता है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है, कर्नाटक में एक पठार है, मैसूर का पठार। मैसूर के पठार पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो ये जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, और ये कावेरी नदी थोड़ा सा दक्षिण में जाकर के, एक्चुअल में ये ऐसी जाती है, आपको मैं बता देता हूँ, ये सीधा सीधा मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये ऐसी नीचे जाती है, केरल में थोड़ी सी बहती है, ये लगभग 3 से 4% ये केरल में बहती है, और केरल के बाद ये इधर फिर मुड़ जाती है और आगे जाकर के फिर ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बहती है। तो लगभग 55% के आसपास कहाँ बहती है कावेरी नदी? तमिलनाडु में बहती है। तो याद रखना, केरल, तमिलनाडु और फिर यहाँ पर पुडुचेरी में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। पुडुचेरी के निकट यहाँ पर आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? कावेरी नदी का उद्गम हमने देखा कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ये जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी का अगर हम अपवाह तंत्र देखें तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो कुछ नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये नदियां हैं हेमवती नदी, अकरावती नदी, स्वर्णवती नदी और भवानी नदी।
तो याद रहेगा आपको, हेमवती, अकरावती, स्वर्णवती, भवानी, और एक और सहायक नदी है इसकी जिसका नाम है शिमसा। क्या नाम है भाई? शिमसा। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये कावेरी की ही सहायक नदियां हैं। अच्छा, याद रखना कावेरी नदी को, एक तो मैंने बताया क्या बोला जाता है, इसे राइस बाउल ऑफ साउथ कहा जाता है। दूसरा, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो याद रहेगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया? कावेरी नदी को कहा जाता है। और तीसरा फैक्ट याद रखें कावेरी के बारे में कि कावेरी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत की सामान्यतः सदावाहिनी नदी मानी जाती है। कैसी नदी मानी जाती है? सदावाहिनी नदी मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी इसको वर्षा का जल प्राप्त हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इसको वर्षा का जल प्राप्त होता है, और जब लौटता हुआ मानसून आता है तो तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, तो जो खूब बारिश होती है उससे भी, मतलब उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से भी इसको जल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साल भर कावेरी नदी में पानी भरा होता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की सदा वाहिनी नदी भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट आप कावेरी के बारे में याद रखिएगा। कावेरी नदी के बाद एक और नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है आकर के, इसका नाम है वैगई नदी। और ये जो वैगई नदी है ये निकलती है तमिलनाडु में मदुरई से। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु में मदुरई से इसका उद्गम होता है, और मदुरई से आगे बढ़ कर के ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। वैगई के दक्षिण में एक और नदी बहती है, या आप बोल सकते हो दक्षिण भारत की एक बड़ी नदी है ना, सबसे दक्षिणतम नदी जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अगस्त मलाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अगस्त मलाई की पहाड़ी। अगस्त मलाई की पहाड़ी से इस ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है, तमिलनाडु के दक्षिण में ये बहती है, और आगे जाकर के यहाँ पर है श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी में जाकर के ये ताम्रपर्णी नदी मिल जाती है। और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ये क्रम समाप्त होता है। तो क्या ये समझ में आया आपको? तो ये देखा हमने भारत का अपोहा तंत्र, और भारत के अपोहा तंत्र में हमने भारत के अपोहा तंत्र को दो भागों में बांट कर देखा, उत्तर भारत का अपोहा तंत्र और दक्षिण भारत का अपोहा तंत्र। उत्तर भारत में हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र देखा, और दक्षिण भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।